बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था, बेसिक रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने के बाद, ताकि आप अपवर्ड और डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की तमाम सिचुएशंस और ट्रीटमेंट इस एक क्वेश्चन के जरिए समझ सकें। बस इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो एसेट है वो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है। आइंदा जो हमने आगे क्वेश्चंस करने हैं उसमें ऑब्वियसली एसेट जो होगा वो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन होगा ना। तो 1 जनवरी 2018 को हमने एसेट को परचेज किया कितने का, लैंड को परचेज किया कितने का, 1 मिलियन का। और यहाँ से हम ये अकाउंटिंग शुरू करते हैं और 12 लाख का वो हो गया एक साल के बाद, अगले साल के स्टार्ट पर। तो हम लैंड के लिए क्या फॉलो कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल। तो हम उसको अपडेट कर देंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, जो कि कब है, जो कि 1 जनवरी 2019 को है। तो एक जल्दी से ना, तो सबसे पहले सर 1 जनवरी 2018 यहाँ हमने एसेट परचेज किया, यहाँ हमने एसेट परचेज किया, लैंड डेबिट, हाँ बेटा आवाज आ रही है, सही है। लैंड डेबिट कितने से, 1 मिलियन से, रुपीज इन 1000 लिख रहा हूँ, इन शॉर्ट रुपीज इन 1000। बैंक क्रेडिट 1 मिलियन से, सही है जी। अब 1 जनवरी 2018 को ये एंट्री बन गई, ईयर एंड हो गया। हम एसेट को ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने पर, 1000 पर। हम अगला साल शुरू करेंगे और अगले साल के स्टार्ट पर, कब, 1 जनवरी 2019 हम इसको रिवैल्यू कर देंगे। हम बोलेंगे ACA HCA 1 मिलियन, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू 1200। अब आप HCA से जितना ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो 1000 को 1200 बनाने के लिए आपको एसेट को, लैंड को 200 से डेबिट करना है और रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्या कर देना है आपने, क्रेडिट कर देना है। सही है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI। ऐसे ही यही इम्पैक्ट किया सब लोगों ने। तो इस तरह लैंड की वैल्यू 1200 से बढ़ गई और लैंड आ गया 1200, 200 से बढ़ गई और लैंड आ गया 1200 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू पर। और आपने 2019 के एंड पर उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट किया 1200 पर, और इक्विटी में 200 रुपए का सरप्लस भी शो किया, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2020 अगर आप इसको रिवैल्यू ना करते तो आप कहाँ होते, आप रीवैल्यू ना करते तो आप कहाँ होते, 1000 पर होते। क्योंकि आपने रीवैल्यू कर दिया तो आप 1200 पर हैं। अगर आप 1200 पर हैं तो आपके पास 200 का सरप्लस पहले से ही मौजूद है। लेकिन अब जो अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, वो 1,300,000। तो अब आपको एसेट को 1200 से जम करवाना है 1300 पर। तो आप मजीद ऊपर जा रहे हैं और जितना आप HCA से ऊपर जाएंगे उतने से आप रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे थ्रू OCI। तो ये एंट्री बनेगी लैंड डेबिट 100 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट कितने से, 100 से। जवाब दे बेटा, ऐसा ही है। ये एंट्रीज बनाई है आप लोगों ने, आप सबका रिस्पांस चाहिए होगा। ओके गुड।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब अगले साल क्या पोजीशन है भाई? क्वेश्चन, फेयर मार्केट वैल्यू गिरकर कितनी होगी? 1050। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा बेटा। 1 जनवरी 2021, एसी आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट 1300 है। फेयर मार्केट वैल्यू 1050 है और एच सी ए 1000 है। तो आप 1300 से 1050 तक आ रहे हैं। आप 1300 पर हैं और आपका एच सी ए, आप 1300 पर हैं और आपका एच सी ए जो है, नहीं बेटा भाषण, अगर आप पिछले कुछ आप 1200 पर और आप 1300 पर आ रहे हो तो मतलब आप 1200 को 1300 बना रहे हो ना, 100 से एंट्री बनेगी। आप 1300 पर हैं अभी इस वक्त और आपको 1050 पे आना है, लेकिन अभी आप पूरा एच सी तक नहीं आ रहे हो। एच सी 1300 से 1050 पर आने के बाद भी आप एच सी से थोड़ा ऊपर रहोगे, यानी आप माजी में की भी रिवॉल्यूशन रिवर्स तो कर रहे हो लेकिन वो मुकम्मल तौर पर रिवर्स नहीं होगी। तो अब आप जितना भी एच टी ए तक नीचे आओगे, आप उसमें आप वो इम्पैक्ट कहां से रिवर्स करोगे? रिवर्सिंग सरप्लस थ्रू ओसीआई। और आप क्या एंट्री बनाओ? आप एंट्री बनाओ रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई डेबिट 250 से। लैंड क्रेडिट कितने से? 250 से। सही है, ठीक है, ऐसा ही है। जवाब दीजिए। ओके, उसके बाद तो स्टिल आप अगर 250 से 1050 पर आ गए हो तो आपके पास सरप्लस का बैलेंस 300 था और 250 से रिवर्स हो गया है और 50 से सरप्लस स्टिल बाकी होगा। क्यों? क्योंकि एसेट की माजी में की हुई रिवर्शन अभी फुली रिवर्स नहीं हुई। स्टिल एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करने के बाद भी स्टिल आप एचसीए से अबव, स्टिल देयर इज अ सरप्लस, स्टिल यू आर अबव एचसीए। ठीक है, नाउ उसके बाद आप पहुंचते हैं कहां पर? 1 जनवरी 2022। एचसीए 1000, एसीएफ क्या हो गया? 1050। और अब आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है बताइए? 880, 880। जवाब दीजिएगा बेटा, 880। अच्छा, अब आपको आना है एसीए से फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो वैसे तो आप 1050 से 880 पर आओगे, तो 1050 से 880 पर आने के लिए आपको लैंड को तो क्रेडिट करना है। कितने से क्रेडिट करना है? 170 से, 170 से, ऐसा ही 170 से। अब प्रॉब्लम यह है कि डेबिट क्या करेंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ एचसीए, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई एंड बिलो एचसीए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एसीए और एचसीए के डिफरेंस कितना था? 50। तो 50 का जो सरप्लस बाकी था वो खत्म हो गया। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई डेबिट 50 से, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? 120 से। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला ही नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, लेकिन अगले पेज पे जाने से पहले हम जरा फेयर मार्केट वैल्यू चेक करें। 7.5 लाख और 9,50,000। तो आप आ गए अब कहां पर, 1 जनवरी 2023 पर। ठीक है जी, HCA हजारिया, ACA एक्चुअल कैरिंग अमाउंट 880 है। ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू 750। ठीक है जी, तो आप खुद कहां पर हो इस वक्त, आप खुद यहां पर हो, यहां से नीचे आ रहे हो। माजी में तो आप 1000 पे थे, 1000 से नीचे आ चुके थे, तो अब जितना नीचे आ रहे हो आप HCA से मजीद नीचे जा रहे हो। जितना नीचे जाओगे आप उसका इम्पैक्ट लोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो 880 से अगर आप 750 पे आते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप लैंड को क्रेडिट कर रहे हो 130 से, और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर रहे हो 130। लैंड क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, जवाब दीजिए बेटा। ओके, उसके बाद 1 जनवरी 2024। ठीक है, HCA हजारिया, ACA जो है वो 750 हो गया। अब बताइए जरा फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 950। तो आप एसेट को 750 से 950 पे ला रहे हो, तो आप अब जो ट्रेवल कर रहे हो वो टुवर्ड्स HCA कर रहे हो टू द एक्सटेंड, लेकिन अभी आप HCA को क्रॉस नहीं कर रहे। जितना आप टुवर्ड्स HCA डिस्टेंस कवर करोगे उसका इम्पैक्ट आप कहाँ लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब लैंड की वैल्यू 750 से 950 हो रही है। एंट्री बनेगी लैंड डेबिट 200 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 200 से। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं मजीद। 1 जनवरी 2025। ठीक है, HCA 1000 है। ठीक है, ACA 950 है, और फेयर मार्केट वैल्यू 1100। ठीक है जी,
तो आप ACA से मूव करोगे फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो आप 950 को जब 1100 बनाओगे तो आप लैंड तो डेबिट कर दोगे 150 से, सही है। लेकिन आप जब ACA से FMB तक मूव कर रहे हो, जो डिस्टेंस आपने कवर किया टू द एक्सटेंट ऑफ HCA, उसका इम्पैक्ट लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो डिस्टेंस अबव HCA कवर हो रहा है उसका इम्पैक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितने से, 50 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI कितने से, 100 से। जवाब दीजिए, ठीक है। तो आप सरप्लस दोबारा क्रिएट हो गया, एसेट दोबारा रीवैल्यू हो गया। एंड लास्ट वन, 1 जनवरी 2026, ठीक है। HCA जो है आपके पास 1000 ही है, ACA आपके पास 1100 है रीवैल्यू करने के बाद लास्ट ईयर, और आज की डेट पर शेयर मार्केट वैल्यू 1500 है। तो आप यहाँ पर हो, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो आप ऑलरेडी अबव SC हो। अब जितना SC से ऊपर जाओगे आप उसका इम्पैक्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट कर दोगे। यानी कि आपने एंट्री पास कर दी लैंड डेबिट 400 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट कितने से, 400 से। बताइए जनाब, यहां तक ये पूरा सवाल कंप्लीट हुआ और इसमें तकरीबन हर किस्म की मूवमेंट आपके सामने आ गई। जो क्वेश्चंस कल आप रेज कर रहे थे वो सारे कवर हुए कि नहीं हुए, बताइए। कितने लोगों ने आप में से कर लिया और ऐसे ही किया 100%? माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त यार, पूरा सही हो गया, बेहतरीन बात, बेहतरीन। हाँ बिलाल, जबरदस्त बिलाल, ठीक है। तो ये आपके सामने खैजर, जबरदस्त बेटा। अच्छा जी, अब ये तमाम बातें भाई सबने अच्छी बातें कर लिया। अब सवाल ये कि हम इसको लाना चाहते हैं कहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम लाना चाहते हैं सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, यानी एक ऐसा एसेट जो कि सब्जेक्ट टू क्या हो, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए, आपके पास वो फाइल पड़ी है जो मैंने आपको सेंड की थी I-16 की? I-16 की फाइल पड़ी है आपके पास, मुझे मैंने सेंड की थी? ओके गुड, जबरदस्त। बेटा कैमरा ऑफ कर दो यार, कैमरा ऑफ कर दो प्लीज। ओके जनाब, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011, 100,000। एक मशीन आपने परचेज की है 1 जनवरी 2011 को, कितने की बेटा? 1 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। अगर डेप्रिसिएशन रेट 10% है अंडर स्टेट लाइन मेथड, तो बताएंगे आप सब लोग, बताएंगे आप सब लोग कि एसेट की यूजफुल लाइफ फिर क्या हुई? एसेट की यूजफुल लाइफ फिर क्या हुई? अगर डेप्शन रेट जो है वो अगर 10% पर ईयर है अंडर स्टेट लाइन मेथड, अगर 100 रुपए एसेट की कॉस्ट है और पर ईयर डेप्शन 10-10 रुपए है, तो कितना वक्त लेगा इस एसेट को फुली डेप्शिट होने में? 10 साल। ऐसे ही ना, 1/0.1 कर दे तब भी मिल जाएगी लाइफ। अगर 1/लाइफ रेट के बराबर है तो 1/रेट जो है वो लाइफ के बराबर है। ये सारी बातें आपको सिखाई जा चुकी हैं, उनको अप्लाई करने का वक्त है बेटा। ये रिकॉल करवा देता हूँ मैं आपको, वरना ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2011 को हमने परचेज किया, तो ये लाख रुपए क्या हुई? कॉस्ट हुई एसेट की।
और मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, इनिशियल मेजरमेंट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। एसेट को इनिशियली कॉस्ट पे ही कैपिटलाइज किया जाएगा, चाहे वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करता हो या रिवैल्यूएशन मॉडल। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगी, रिवैल्यूएशन करने का ऑप्शन सब्सिक्वेंटली होता है। डेप्रीसिएशन रेट 10% है। फेयर वैल्यू दी हुई है, कब दी हुई है? अगले साल के स्टार्ट पर, 1 जनवरी 2012 पर फेयर वैल्यू कितनी है? 1,80,000। उसके बाद उससे अगले साल 1 जनवरी 2013 पे फेयर वैल्यू कितनी है? 60,000। उससे अगले साल 1 जनवरी 2014 पे फेयर वैल्यू कितनी है? 77,000। उससे अगले साल 1 जनवरी 2015 पर फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,20,000। The company's policy is to transfer the realized portion of revaluation surplus to retained earnings as the asset is used। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि कंपनी सरप्लस को ट्रांसफर करती रहेगी रिटेन अर्निंग में। अब रिटेन अर्निंग क्या है ये समझाएंगे आप, साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट आपके डेवलप करते चले जाएंगे। अच्छा, अभी हम फिलवक्त बनाएंगे इसकी जर्नल एंट्रीज, बाकी रिक्वायरमेंट हम बाद में फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके मैं आपको नोट्स भी बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको इसकी SOFP और SOCIB के इम्पैक्ट सिखाऊंगा, एक्सट्रैक्ट सिखाऊंगा इसको। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा, करें स्टार्ट। क्वेश्चन देख लिया, आपके पास भी मौजूद होगा, ठीक है ना? मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत तवज्जो से देखिएगा इस क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट जनवरी 2011, क्या एंट्री बनी बेटा? मशीन डेबिट हो गई 1 लाख से, बैंक क्रेडिट हो गया 1 लाख से, ऐसा ही बेटा? यस। कहां पहुंचे? 31 दिसंबर 2011 पर, ठीक है जी। अब क्या एंट्री बनानी है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और लाइफ अगर 10 साल है या रेट 10% है और कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं, तो कॉस्ट ही आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर हुआ। इसी लाख को 10% से मल्टीप्लाई कर दें, इसी लाख को डिवाइड बाय 10 कर दें, ऐसे ही बेटा। तो लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो आपकी पहले साल की डेप्शन कितनी आ गई? 10,000 रुपए। और ये आपका पहला साल एंड हो गया अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है। बिल्कुल ईयर एंड पे हम डेप्शन चार्ज करेंगे ऑब्वियसली। जवाब दीजिए। अच्छा, अब ये बताइए मशीन अकाउंट का बैलेंस सीडी क्या है? सब लोग, व्हाट इज द बैलेंस सीडी ऑफ मशीन अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2011? सबसे पूछ रहा हूं, सबसे, सब जाग जाएं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जैसे बहुत से क्वेश्चन आपको पास पेपर में देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन करते ही आपके पास पेपर सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। 100,000। व्हाट इज द बैलेंस सीडी ऑफ accumulated depreciation? What is the balance CD of accumulated depreciation? 10,000। दोनों को मैच किया, WDV कितनी आ गई? 90,000। इस 90,000 को कहां रिपोर्ट कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यस और नो? यस, ठीक है जी। साल मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, अगला साल शुरू करते। 1 जनवरी 2012। इस डेट पर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू दी गई है 1,80,000 रुपए। मैंने क्वेश्चन रीड किया, इस डेट पर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू दी गई है 1,80,000 रुपए। देख सकते हैं आप सब लोग। यस, 1 जनवरी 2012। ठीक है जी। अब ये बताइए मुझे लाख को 1,80,000 पे लाना है, या WDV 90,000 को 1,80,000 पे ले जाना है?
100,000 को जम करवाना है 180,000 पर या 90,000 को जम करवाना है। लेकिन जरा बताइए मशीन अकाउंट का बैलेंस तो 1 लाख रुपए है कि नहीं है? तो जब भी आप किसी ऐसे एसेट की रीवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे जो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है, तो उस रीवैल्यूएशन को परफॉर्म करने से पहले आप उसके अकाउंट को ले आएंगे डब्ल्यूडीवी पर। उसके अकाउंट को डब्ल्यूडीवी पे कैसे लेकर आएंगे? एक एंट्री बनाकर। वो एंट्री क्या होगी? accumulated depreciation debit 10,000 से कॉन्ट्रा खत्म कर दिया। मशीन अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। जवाब दे बेटा, क्या ये आपको एंट्री समझ में आई? इस एंट्री के बनने से क्या फायदा हुआ? इस एंट्री के बनने से अब मशीन अकाउंट का बैलेंस 100 से कितना हो गया? 90 हो गया। यानी मशीन अकाउंट बजाय कॉस्ट के डब्ल्यूडी पर आ गया। क्या कहते हैं? मशीन अकाउंट का लास्ट ईयर पे बैलेंस सीडी 100 था, बैलेंस बीडी 100 था, 100 डेबिट बैलेंस था, मशीन क्रेडिट कर दी 10 से, अब बैलेंस कितना बचा? 90। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस था 10 से, डेबिट कर दिया 10 से, अब अक्यूमुलेशन का बैलेंस 0 हो गया। यानी अब मशीन के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रा मौजूद नहीं है और डायरेक्ट मशीन अकाउंट का जो बैलेंस है वो उसकी डब्ल्यूडीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? तो नाउ व्हाट इज द एक्चुअल कैरिंग अमाउंट? हिस्टोरिकल कॉस्ट के खिलाफ नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के खिलाफ नहीं है। 90,000 हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ही है ना बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब यानी एक तो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एसेट को हमेशा हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखें, जैसे कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट मॉडल के खिलाफ नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रा हम मेंटेन कर रहे थे लेकिन हम कॉन्ट्रा रिवर्स कर रहे हैं रीवैल्यू करने के लिए, तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट तो फॉलो ही नहीं कर रहे ना, हम तो एसेट के लिए क्या फॉलो कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम एसेट के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट से हटाएंगे ना बेटा, क्योंकि हम तो इस एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो ही नहीं कर रहे। क्या कहते हैं तलहा बेटा? जवाब दीजिए। तो जरा बताइए अब एसेट का एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है? 90,000 रुपए। इस एसेट का हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितना है? 90,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ना आज से पहले कभी ये एसेट इम्पेयर हुआ, ना आज से पहले कभी ये एसेट रीवैल्यू हुआ, तो यही इसका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है, यही इसका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। अच्छी तरह सुनिएगा तवज्जो से, ठीक है? ये देखिएगा, एचसी है, एसी है, 90,000 रुपए, ठीक है? व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू? 1,80,000 रुपए। आप एक्चुअल कैरिंग अमाउंट को जम करवा दें फेयर मार्केट वैल्यू पर, आप 90 से आ जाएं 1,80,000 रुपए पर, तो 90 से 1,80,000 रुपए पे आने के लिए आपको एसिड को कितने से बढ़ाना है? ऑब्वियसली 90 से ही बढ़ाना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? मशीन अकाउंट डेबिट हुआ 90 से, लेकिन जितना आप एचसीए से अबव जाएंगे उतना इम्पैक्ट आप कहाँ लेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई। तो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये सरप्लस हमारी उस खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें हो रही है कि यार एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई 90,000 से। लेकिन ये एक और बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आज की डेट पर, जिस डेट पर हम इसको रीवैल्यू कर रहे हैं, अगर इस डेट पर हम इस एसेट को मार्केट में बेच दें तो इसको बेचकर हमें 90,000 का गेन भी होगा। लेकिन वो गेन अभी हुआ नहीं है इसलिए कि हमने उस एसेट को बेचा नहीं। क्या ख्याल है? यहां तक सारी एंट्रीज क्लियर बेटा? सब लोग, हर एक फर्द का रिस्पॉन्स चाहिए। क्या यहां तक सारी एंट्रीज क्लियर? ठीक है जी, वेरी गुड, जबरदस्त, ओके।
अब आप ये बताइए, और अगर कल की क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं था तो उसको चाहिए पहले, कल की क्लास में अगर कोई प्रेजेंट नहीं था उसे चाहिए कल वाली क्लास पहले यूट्यूब पे देख ले और उसके बाद दोबारा इसको इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग देखे। देखो मैंने सवाल ये किया था तला कि हमें एसेट को रीवैल्यू करना है, WDV से लाना है फेयर मार्केट वैल्यू पर, लेकिन मशीन अकाउंट तो WDV पे नहीं है, कॉस्ट पर है ना। तो पहले कॉस्ट को एसेट अकाउंट को ले आए किस पर, WDV पर। तो हमने एंट्री बनाई, कॉन्ट्रा डेबिट कर दिया। हमने बोला जब अकाउंट WDV पर लाना है तो कॉन्ट्रा का कोई फायदा नहीं है, तो कॉन्ट्रा खत्म कर दो, और जितना अमाउंट एसेट की कॉस्ट में WDV के हिसाब से ज्यादा है, जो WDV और कॉस्ट का डिफरेंस है, वो एसेट अकाउंट से क्रेडिट कर दो, ताकि एसेट अकाउंट खुद किस पे है, WDV पे था, और WDV से हम जम कर जाएंगे फेयर मार्केट वैल्यू। सिंपल। तो ये कॉस्ट मॉडल की भले खिलाफ वर्जी हो, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं कर रहे ना, हम तो क्या फॉलो कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एसेट को रीवैल्यू करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है जनाब, ओके। अच्छा अब ये बताइएगा कि जब हमने 90 को 90 से बढ़ा दिया तो अब एसेट की WDV कितनी हो गई, एसेट की WDV आ गई उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर। यानी 2012 के स्टार्ट पर एसेट की WDV कितनी होगी, 1,80,000। अब ये रिवैल्यूएशन परफॉर्म हुई है साल के स्टार्ट पर। अब हम आएंगे ईयर एंड पर, तो इस 1,80,000 का एक साल मुकम्मल हो जाएगा, और अब हमें एक साल के एंड पर यानी 31 दिसंबर 2012 के एंड पे क्या चार्ज करनी है, डेप्रीसिएशन। तो बताइए वो डेप्रिसिएशन हम किस अमाउंट पे चार्ज करें, 1 लाख पे चार्ज करें या 1,80,000 पे चार्ज करें। और अगर 1,80,000 पे चार्ज करें तो क्या 1,80,000 को डिवाइड बाय 10 करें या डिवाइड बाय 9 करें। जवाब दीजिए। जब हम 1,80,000 को डिवाइड बाय 9 करें या डिवाइड बाय 10 करें। भाई एक साल तो गुजर चुका है, और ये 1,80,000 क्या है, WDV है, कॉस्ट है। ये फुल वैल्यू है या ऑलरेडी ये रिड्यूस्ड वैल्यू है। नहीं बेटा, कॉन्ट्रा हम मेंटेन करेंगे, हम मशीन को क्रिएट नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड वे फॉलो करेंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन परफॉर्म करते वक्त हम इस कॉन्ट्रा को रिवर्स करेंगे। तो जो तरतीब है वो स्टैंडर्ड में सारी बातें लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो अब जाहिर सी बात है 1,80,000 जो है वो एक क्या कहते हैं, रिड्यूस वैल्यू को आपने रीवैल्यू किया है। तो अब उसकी लाइफ कितनी है, 1,80,000 की 9 साल। तो अब आप क्या करें, अब आप अगले साल की डेप्शन निकालें। अब आप आ गए कहां पर, 31 दिसंबर 2012, और आपने एंट्री पास की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है, और आपने कहा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9। जब आपने 1,80,000 को डिवाइड बाय 9 किया तो क्या आंसर आया, बताइए। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 20,000। ये आंसर आया बेटा 20,000, जवाब दीजिएगा। ये 20,000 आंसर क्यों आया, इसलिए मैं इस 1,80,000 को आपको ब्रेकअप करके दिखा रहा हूं, ब्रेक के 90,000 एक्चुअल, 90,000 आपका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट था, 90 को आपने बढ़ाया 90 से और डिवाइड बाय 9 किया। अगर एसिड रीवैल्यू ना होता तो 90 डिवाइड बाय 9 करके बताइए, 90 डिवाइड बाय 9 करके बताइए, आपका आंसर 10,000 आता, चेक कीजिए। लेकिन आप 90 को 90 से बढ़ाकर एक और 90 को भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं, जो 90,000 का आपने इजाफा किया है वो भी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो 90 डिवाइड बाय 9 10,000, और जो इजाफी 90,000 डिवाइड बाय 9 वो भी 10,000। 10 और 10 कितने हो जाएंगे,
10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20,000। क्या ये बात सबको समझ में आती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एसेट को रीवैल्यू ना करते तो हमारी डेप्रिसिएशन क्या होती? जवाब दें। अगर हम इस एसेट को रीवैल्यू ना करते तो हमारी डेप्रिसिएशन क्या होती? 10,000 होती। लेकिन हमने इस एसेट को रीवैल्यू किया तो अब हमारी डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000। तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि हम रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने की वजह से एसेट पर 10,000 रुपए की इजाफी डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं? इजाफी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अगर रीवैल्यूएशन ना होती, ये एसेट कॉस्ट मॉडल फॉलो करता, तो ऐसी कोई इजाफी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। इस इजाफी डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। तो हम रीवैल्यूएशन करने की वजह से कितनी इजाफी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? 10,000 रुपए। तो बजाय 10,000 के हम 20,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो हम एडिशनल एक्सपेंस चार्ज नहीं कर रहे। और इस एडिशनल एक्सपेंस चार्ज करने से हमारे प्रॉफिट पर एडिशनल एक्सपेंस चार्ज होने की बिना पर हमारे प्रॉफिट में इजाफी कमी नहीं आ रही। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो हमारा प्रॉफिट 10,000 से क्या होता? ज्यादा होता। लेकिन क्योंकि हमने रीवैल्यूएशन परफॉर्म की तो हमने 10,000 की इजाफी डेप्रिसिएशन चार्ज की, और 10,000 की इजाफी डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारे प्रॉफिट में 10,000 की इजाफी कमी वाक़या हो गई। यानी हमारा प्रॉफिट रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने की वजह से 10,000 रुपए से शॉर्ट हो गया। इस बात का जवाब है, रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने से हमारा प्रॉफिट 10,000 रुपए से शॉर्ट हो गया। सब खामोश हो गए यहां पर आके। प्लीज प्लीज आप सोचा ना यार, अगर रीवैल्यू ना करते तो आप प्रॉफिट लॉस में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करते? 10,000। अभी कितनी चार्ज कर रहे हैं? 20,000। तो आप 10,000 से एक्सपेंस को बढ़ा के चार्ज कर रहे हैं, तो इट मींस आपके नेट प्रॉफिट में 10,000 कम आ रहे हैं ना यार। जवाब दें। और प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करते हैं? एसएफपी बनाते वक्त। और प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करते हैं? एसएफपी बनाते वक्त। जी फोजैल बेटा आप सही कह रहे हैं, मैं वही समझा रहा हूं। प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करते हैं एसएफपी बनाते वक्त? इक्विटी में। अगर इंडिविजुअल है तो उस इक्विटी को हम कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल का कैपिटल जो है वो बाय नेचर फ्लक्चुएटिंग है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उनका जो कैपिटल है, वो उनकी जो इक्विटी है, वो जो प्रॉफिट जो ट्रांसफर है, उनका जो कैपिटल है वो फिक्स है, और उनका प्रॉफिट ट्रांसफर होता है उनके करंट अकाउंट्स में। याद है? लेकिन बताया था कंपनी का कैपिटल बाय नेचर फिक्स्ड ही होता है, और कंपनी का प्रॉफिट कैपिटल में नहीं, शेयर कैपिटल में नहीं, बल्कि रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होता है। तो रिटेन अर्निंग इक्विटी का वो पोर्शन है जो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है कंपनी के, कि कंपनी ने अपने पास कितने प्रॉफिट रिटेन किए हुए हैं। तो जरा बताओ, अगर प्रॉफिट शॉर्ट तो रिटेन अर्निंग शॉर्ट। अगर मेरा प्रॉफिट 10,000 से कम आ रहा है तो मैं अब प्रॉफिट जो ट्रांसफर करूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, वो 10,000 से कम ट्रांसफर करूंगा। तो अगर मेरा प्रॉफिट 10,000 से शॉर्ट है तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग भी तो 10,000 से शॉर्ट है, मेरी इक्विटी भी 10,000 से शॉर्ट है। प्लीज रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा जी। अब स्टैंडर्ड ये बोलता है कि 10,000 रुपए की तुम शॉर्टेज पूरी करो। जवाब देना भाई। अब स्टैंडर्ड ये बोलता है कि तुम 10,000 रुपए की शॉर्टेज पूरी करो। कैसे पूरी करो? सरप्लस से बैलेंस ट्रांसफर करके रिटेन अर्निंग्स में। जितने से तुमने इजाफी डेप्शन क्या की है, चार्ज की है, उतने से तुम सरप्लस कम करो और उसको मुंतकिल करो रिटेन अर्निंग्स में।
इसको बोलते हैं सरप्लस का रियलाइज होना, कि भाई जो इस एसेट को बेचकर गेन आपको हो सकता था, आपने एसेट को बेचा नहीं बल्कि एसेट को आपने खुद यूज कर लिया, तो इस सरप्लस को आपने खुद इस्तेमाल कर लिया, ये सरप्लस आपने खुद रियलाइज कर लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सरप्लस का बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? सरप्लस का बैलेंस डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो अगर मैं सरप्लस कम करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सरप्लस कम करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डेबिट करना पड़ेगा, ऐसा ही है। गुड। इक्विटी का बैलेंस क्या है? लेकिन बेचे तो नहीं ना एसेट तला बेटा। इक्विटी का बैलेंस क्या है? इक्विटी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर मैं इक्विटी बढ़ाता हूं तो रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का पोर्शन है। तो अगर मैं रिटेन अर्निंग बढ़ाता हूं तो रिटेन अर्निंग बढ़ाने के लिए मुझे रिटेन अर्निंग क्या करनी पड़ेगी? डेबिट करनी पड़ेगी, क्रेडिट करनी पड़ेगी? क्रेडिट करनी पड़ेगी। बेहतरीन। तो इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिएगा, मैंने एक एंट्री बनाई, वो एंट्री क्या बनाई? रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। किस अमाउंट से बनाऊंगा? दो तरीके इसको वर्कआउट करने के। तरीका नंबर 1 ये कि मैंने एसेट को रीवैल्यू करने के बाद कितने से डेप्शन चार्ज की? 20,000 से। अगर मैं इसको रीवैल्यू ना करता तो मैं कितने से डेप्शन चार्ज करता? 10,000 से। तो मैंने कितने से इजाफी डेप्शन चार्ज की? 10,000 से। 10,000 से मैंने सरप्लस डेबिट कर दिया और वो बैलेंस मैंने कहां मुंतकिल कर दिया? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो एंट्री बनी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और ये एंट्री बनाते वक्त मैं कोई ओसीआई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ये इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर है। एक इक्विटी बढ़ रही है, दूसरी इक्विटी कम हो रही है, इट मींस दैट ये टोटल इक्विटी रिमेन्स अनचेंज। योर टोटल इक्विटी रिमेन्स अनचेंज। जवाब दे बेटा। और ये बात कहां लिखी हुई है? क्वेश्चन में लिखी हुई है। बात क्वेश्चन में लिखी हुई है, द कंपनीज पॉलिसी इज टू ट्रांसफर रियलाइज पोर्शन ऑफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स एज एसेट इज यूज्ड। क्योंकि आपने एसेट को बेचा नहीं, बेचते तो जो सरप्लस था वो आपका गेन ऑन डिस्पोजल बन जाता, लेकिन आपने बेचा नहीं तो मतलब उस गेन को आपने खुद ही कंज्यूम कर लिया, और उस गेन को कंज्यूम करने की बिना पर आपकी डेप्शन एक्सेस आ रही है। उस एक्सेस डेप्शन के आने से आपके प्रॉफिट में क्या आ रही है? शॉर्टेज आ रही है, और प्रॉफिट शॉर्ट होने की बिना पर आपकी रिटेन अर्निंग शॉर्ट है। तो एक काम करें, जो सरप्लस आपने क्रिएट किया था उसमें से उतना अमाउंट, जितने अमाउंट से आप ज्यादा डेप्शन क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, वो सरप्लस से कम करके, सरप्लस को कम करके उसको कहां मुंतकिल करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। चाहिए बात समझ में आती है आप लोगों को? भाई रिस्पॉन्स चाहिए, देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं बस। अच्छा जी, इसको वर्कआउट करने का एक और तरीका, सर हमारे पास सरप्लस कितना क्रिएट हुआ था? 90,000 रुपए। तो जो कैरिंग अमाउंट बढ़ा था वो 90,000 से बढ़ा था, तो ये 90,000 रुपए ही इजाफी डेप्शिएट हुए थे। अगर इस 90,000 को डिवाइड बाय 9 कर दे, सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, सरप्लस क्रिएट हुआ था 90,000 से, और 90,000 को डिवाइड बाय 9 कर दे तब भी आंसर क्या आएगा? 10,000 आएगा। तो इस इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन को वर्कआउट करने के दो तरीके जनाब। पहला तरीका, फेयर मार्केट वैल्यू पे डेप्शन चार्ज की है उसमें से हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड डेप्शन क्या कर दें? माइनस कर दें। अगर आपने एसेट को रीवैल्यू किया है तो आज कितनी डेप्शन चार्ज हो रही है? अपवर्ड रीवैल्यू किया है। और अगर आप एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू ना करते तो आप पहले कितनी डेप्शन चार्ज करते? जवाब दें। बिल्कुल गेन होगा, लेकिन
क्या हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, ठीक है, ओके। अच्छा जी, क्या यहां तक समझ में आती है बात? तो अब जरा बताइए, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन? एसेट अकाउंट साल के स्टार्ट पे बैलेंस बीडी था 1,00,000 रुपए, उसको हमने कॉन्ट्रा के अगेंस्ट रिवर्स किया 10,000 से, डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई? 90,000। 90,000 में हमने 90,000 का इजाफा किया, बैलेंस सीडी हो गया 1,80,000। मशीन अकाउंट का बैलेंस सीडी 1,80,000 है। आ जाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की तरफ। जब साल शुरू हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस 10,000 था, उसको हमने रिवर्सन परफॉर्म करते हुए रिवर्स कर दिया, बैलेंस 0 हो गया। अब रीवैल्यू करने के बाद मैंने सब्सीक्वेंट डेप्शन चार्ज किए, सब्सीक्वेंट। अब रिकॉल करें, मैंने कहीं लिखा था, जब मैंने 2 हिस्से किए थे, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल के, तो मैंने कहा था फेयर मार्केट वैल्यू लेस सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्शन इफ एनी, इफ एनी, अगर आपको याद हो, जवाब दीजिए, याद है? तो इसका मतलब क्या है, जो 10,000 रुपए की डेप्शन चार्ज थी, वो तो रिवैल्यूएशन परफॉर्म करते वक्त आपने उसका कॉन्ट्रा रिवर्स कर दिया। अब 1,80,000 से जो कॉन्ट्रा मैच होगा वो कौन सा होगा? सब्सीक्वेंट 20,000 रुपए। तो 1,80,000 माइनस 20,000, नेट कितना हो गया? 1,60,000। तो आज 31 दिसंबर 2012 को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बेटा कितना अमाउंट अपेयर होने जा रहा है? क्विक, सब लोग बताइए, सब लोगों से पूछने जा रहा हूं, सब लोग यार, सबकी पार्टिसिपेशन। 1,60,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब इसकी वर्किंग कर रहे हो तो आप इसको तो लिख रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू 1,80,000 लेस सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सब्सीक्वेंट मतलब वो डेप्रीसिएशन जो रीवैल्यूएशन परफॉर्म होने के बाद चार्ज हुई है, उससे पहले वाली नहीं, क्योंकि पहले वाली तो हमने वैसे ही एसेट के कैरिंग अमाउंट से सेट ऑफ कर दी थी। यस और नो? ठीक है। अब यहां से हम थोड़ी बात आगे लेके जाएंगे, आगे लेके चलते हैं बात, अगले पेज पे चलते हैं। अब बेटा हम पहुंचने जा रहे हैं कहां पर? 1 जनवरी 2013। ठीक है, जरा चीजों को एनालाइज कर लो। यानी 1 जनवरी 2013 का मतलब क्या है? 11 और 12 गुजर चुका, 2 साल खत्म हो चुके हैं, हमें तीसरे साल के स्टार्ट पर। तो अगर ये एसिड रीवैल्यू ना होता, तो जरा बताइए, अगर ये एसिड रीवैल्यू ना हुआ होता तो आज हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट क्या होता? आप सबके जवाब का मुंतजर। 80,000, यस, लाख रुपए कॉस्ट थी, 10,000 रुपए पहले साल की डेप्शन, 10,000 रुपए दूसरे साल की डेप्शन, टोटल डेप्शन 20,000 रुपए, और डब्ल्यूडीवी कितनी होती है? 80,000 रुपए। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा जी, अब इन इन लाइंस का कमाल देखिएगा, ये मैजिकल लाइंस हैं, और ये मैजिकल लाइंस का कमाल क्या है वो आपके सामने, ठीक है। अब बताइए एक्चुअली आज मैं बुक्स में कहां पर हूं? आज मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या है बुक्स के अंदर? रिवैल्यूएशन परफॉर्म करने के बाद और उसके बाद डेप्शन चार्ज करने के बाद जो 20,000 की डेप्शन चार्ज की है, यस, 1,60,000 है बेटा। 1,60,000, जवाब दीजिए। 1,60,000 है, ओके। जरा 80,000 और 1,60,000 का डिफरेंस बताइएगा। 80,000 और 1,60,000 का डिफरेंस बताइएगा प्लीज। 80,000, तो मैं एचसीए से कितना अबव हूं? मैं एचसीए से कितना अबव हूं? 80,000 से अबव हूं, ऐसा ही है? मैं एचसीए से 80,000 से अबव हूं। तो अगर मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट एचसीए से जितना अबव होगा, मेरे पास उतना सरप्लस रखा हुआ होगा।
रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में। अब जरा हिसाब लगा लें, सरप्लस को क्रेडिट कितने से किया था? 90,000 से। क्रिएट कितने से किया था? 90,000 से। रियलाइज करके डेबिट किया कितने से? 10,000 से। तो सरप्लस क्रेडिट हुआ 90,000 से, और फिर इंक्रीमेंटल डेप्शन चार्ज होने की बिना पर डेबिट हुआ कितने से? 10,000 से। तो अब सरप्लस का बैलेंस कितना बचा हमारे पास? रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 80,000। तो बेटा ये मैं आपको बोल दूं, ये लाइंस अगर आप बना लेंगे ना, कमाल हो जाएगा बेटा। ये लाइंस आपने बना ली, देखें ये दो लाइंस हमेशा आपको बता देंगे आज आपके पास सरप्लस कितना मौजूद होना चाहिए। ये लाइंस आपको बता देंगी सरप्लस आपके पास 80,000 से ही मौजूद होना चाहिए। अगर आप आज 160 पर हैं और आपका HCA 80,000 है, तो आप 80,000 से 80,000 अबव हैं और आपके पास 80,000 का सरप्लस होना चाहिए। इसका मतलब 10,000 से सरप्लस आपने खुद कंज्यूम कर लिया। ठीक है जी। अब आज की डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? आज की डेट पर जरा देखते हैं जाके फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। 1 जनवरी 2013 पर फेयर मार्केट वैल्यू कितनी लिखी हुई आ रही है? 60,000। 60,000। सही है? जवाब दें। तो अब मुझे आना है ACA से फेयर मार्केट वैल्यू पर। मुझे आना है 160 से 60 पर। जवाब दीजिए। यस आना है या नहीं आना? सबकी पार्टिसिपेंट चाहिए बेटा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और पहले ये सोचिए मशीन अकाउंट का बैलेंस CD क्या था लास्ट ईयर? मशीन अकाउंट का बैलेंस CD क्या था लास्ट ईयर? 2012 के एंड पर जो बैलेंस CD था वही 2013 के स्टार्ट पे BD था। क्या होगा? दिमाग चलाएं, अकाउंट सारे दिमाग में बनाएं। अब आपका लेवल ऊपर जाना चाहिए बेटा। गलत जवाब। 160 नहीं, 1,80,000। अरे यार रिवैल्यू करके उसका CD 180 बना दिया था। तो जो 2012 के एंड पे मशीन अकाउंट का बैलेंस शीट था वो 180 था, उससे सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्शन लेस की कितने से? 20,000 से। तो दोनों को नेट करके आंसर कितना है? 160। तो आज 1 जनवरी 2013 पर मशीन अकाउंट का बैलेंस BD 180 है, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा कितना है? 20 है। और जब भी हम नई रिवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे हम उस कॉन्ट्रा को रिवर्स कर देंगे, यानी हम मशीन अकाउंट को 180 से 160 पे लाएंगे। जवाब दें। और एक एंट्री पास करेंगे। वो एंट्री क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 20,000 से। मशीन क्रेडिट कितने से? 20,000 से। ये एंट्री बनाने का मतलब क्या है कि मशीन अकाउंट खुद कहां पर आ जाए? उस WDV पर जिस WDV से हमने एसेट को अपडेट करना है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। ये एंट्री बनाए बगैर आपका मशीन अकाउंट WDV पे नहीं आएगा, क्योंकि आप देखें कि पिछले साल आपने एंट्री बनाई थी, रीवैल्यू करने के बाद आपने एसेट को 180 पे पहुंचा दिया था, लेकिन आपने जब उसको डेप्रिशिएट किया तो आपने एंट्री बनाई डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 20 से। तो आपने कॉन्ट्रा क्रिएट किया। तो मशीन अकाउंट का बैलेंस 180 था, उससे जब कॉन्ट्रा 20 का मैच हुआ तब उसका WDV 160 बना। तो मशीन अकाउंट का बैलेंस 180 था, उसका कॉन्ट्रा 20 था। तो अब हम चाहते हैं मशीन अकाउंट 160 पर आ जाए, तो हम ये एंट्री बनाएंगे। तो जब भी रिवॉल्यूशन परफॉर्म होगी, माजी में जितनी भी डेप्शन आपके पास अवेलेबल है, कॉन्ट्रा मौजूद है, वो आप क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। मैं कॉन्ट्रा रिवर्स करने की बात कर रहा हूं, मैं एक्सपेंस रिवर्स करने की बात नहीं कर रहा। हाँ भाई बोलिए, जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर? आप रुक जाते हैं सब लोग बेटा। रिस्पॉन्स प्लीज, सब लोगों से रिस्पॉन्स मांग रहा हूं, बताइए।
कुछ लोग कैलकुलेशन में लगे पड़े हैं। ओके जनाब, यस ओके। अब जब हम 160 पर आ गए तो हम 160 पर हैं। अब 160 से हमें कहाँ आना है, 60 पर। 160 से 160 से 60 पे आने के लिए हमने बेटा मशीन को क्रेडिट कर दिया। मशीन तो क्रेडिट हो गई पूरे 100 से, सही है। लेकिन जो मशीन में कमी आ रही है टू द एक्सटेंट ऑफ HCA, उससे हम रिवर्स करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI। और जो हम बिलो HCA जा रहे हैं उसको हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सरप्लस कितना अवेलेबल है, 80,000, और मशीन अकाउंट में कितनी कमी आ रही है, 1 लाख। तो जो 80,000 तक की कमी है वो कौन बर्दाश्त कर लेगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस। आपने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट थ्रू OCI, 80,000 से, और बाकी इंपैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से, 20,000 से। ठीक है जी। ये एंट्री बनने के बाद मशीन अकाउंट की WDV अब फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर हो गई, यानी कि 60,000। और जब हम पहुंचेंगे कहां पर अब सर, 31 दिसंबर 2013, तो हम अब इस नई WDV को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे और हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit। ठीक है, 60,000 डिवाइडेड बाय 8। जरा 60,000 को डिवाइडेड बाय 8 कीजिए रिमेनिंग लाइफ से, बताइए 7,500। 7,500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, 7,500 से accumulated depreciation credit। क्या हो गया, अब हमारी डेप्शन जो है वो कितने से कम आ रही है, 2,500 से। वो 2,500 कहाँ है सर, वो 2,500 ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में जा चुके हैं। जरा सोचिए, जरा एक काम कीजिए, 20,000, अगर आप एसेट को 20,000 से मजीद कम ना करते तो आपका एसेट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे होता। लेकिन जब आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे आ गए तो आपने एसेट को इम्पेयर कर दिया। जब आपने इम्पेयर कर दिया तो आपने 20,000 को एक्सपेंस मान लिया। अगर आप उस 20,000 को डिवाइड बाय 8 करके देखें, 20,000 डिवाइड बाय 8, बीस हजार को डिवाइड बाई 8 कर ले, आंसर 2,500 आएगा। तो वो 2,500 जो इस डेप्शन का पार्ट होने चाहिए थे वो तो वक्त से पहले एक्सपेंस बन गए। ठीक है, अब डेप्शन का इम्पैक्ट भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और ये प्रॉफिट लॉस का एक्सपेंस आपने चार्ज किया है, इसको हम इम्पेयरमेंट लॉस बोल सकते हैं, इसको हम रीवैल्यूएशन एक्सपेंस बोल सकते हैं। ये इम्पैक्ट भी प्रॉफिट लॉस में जा चुका है, तो इसकी अब कोई कंपनसेशन की एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि हम कोई कॉन्ट्रा भी मेंटेन नहीं कर रहे किसका, इम्पेयरमेंट का फिल। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बात रख दी यहाँ पर। ये यहाँ पर अब जरा बताइए, अब बनानी है 2013 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेटा। और जब 2013 की बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट का बैलेंस पिक करेंगे। मशीन अकाउंट का बैलेंस CD 60,000 रुपए, उसका अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस CD 7,500 रुपए, BD 20,000 था, लेकिन वो हमने रिवर्जन परफॉर्म करते हुए रिवर्स कर दिया। फिर हमने सब्सिक्वेंट डेप्शन चार्ज की रिवैल्यू करने के बाद 7,500। तो एसेट अकाउंट का बैलेंस CD 60,000 है मशीन अकाउंट का, और उस पर सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है, 7,500। 60,000 माइनस 7,500, 52,500। ये अमाउंट जाएगा 31 दिसंबर 2013 पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जवाब दें सब लोग प्लीज। तो जो CD है वही अगले साल BD बनेगा। तो इस तरह हम पहुंच जाएंगे 1 जनवरी
2014 पर। और जब भी हम इसको रीवैल्यू करने बैठेंगे तो हमारा पहला स्टेप यही होगा कि जितनी भी हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्शन मौजूद है उसको हम डेबिट कर देंगे। कितनी मौजूद है? 7500। और मशीन अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 7500। इस एंट्री के बनने से क्या फायदा होगा? इस एंट्री के बनने से मशीन अकाउंट आ जाएगा अपनी WDU पर। मशीन अकाउंट 60,000 पर था, उसका कॉन्ट्रा 7500 था, कॉन्ट्रा डेबिट हो गया, मशीन क्रेडिट हो गया। अब मशीन आ गया अपनी WDV पर। तो आज की डेट पर ACA 52,500, 52,500। सही है। अब बताइए अगर ये एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता तो आज हमारी बुक्स में ये हम कहां पर हैं? हम चौथे साल के स्टार्ट पर, हम 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज हमारी बुक्स में हिस्टोरिकली कैरिंग अमाउंट क्या होता? 70,000 होता। बेहतरीन बात। उसको हमने क्या नाम दिया? HCA का। 70,000 का। ठीक है जी। अब देखिए एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो 1 जनवरी 2014 को आपकी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 77,000, जो कि अबव HCA। तो अब आपने एसेट को जम करवाना है एक्चुअल कैरिंग अमाउंट से फेयर मार्केट वैल्यू पर। 52,500 को बनाना है 70,000। जवाब दीजिए। तो 52,500 को 77,000 बनाने के लिए आपको एसेट की वैल्यू में कितना इजाफा करना है? What is the difference between 77,000 and 52,500? What is the difference between 77,000 and 52,500? 24,500। तो आपने मशीन को डेबिट किया 24,500 से। ठीक है। लेकिन जितना इजाफा आप टू द एक्सटेंट ऑफ HCA कर रहे हैं, it will be recorded in profit and loss account, and above HCA it is called revaluation surplus through OCI। तो जरा बताइए 70,000 और 52,500 HCA और ACA का डिफरेंस कितना है? उसका इंपैक्ट हमने क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $17,500 and above HCA 7,000। ठीक है जी। तो ना ये एंट्री बनने के बाद एसेट की WDV 52,500 से क्या बन गई? 77,000, 24,500 के इजाफे से। लेकिन उसमें कुछ आपकी माजी की डाउनवर्ड रिवर्सन रिवर्स हुई, जिसका इंपैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर। बाकी इंपैक्ट अबव HCA था, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस बन गया। अब क्या करना है बेटा? 31 दिसंबर 2014 को चार्ज करनी है एसेट पर डेप्रिसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit 77,000 divided by 11, sorry 77 divided by 7, 77,000 divided by 7, रिमेन लाइफ 7 साल। 3 साल में आंसर क्या है? 11,000 है। क्या 11,000 में
क्या 11,000 में कोई इंक्रीमेंटल डेप्शन शामिल है? जरा बताइए, क्या 11,000 में कोई इंक्रीमेंटल डेप्शन शामिल है? यानी जब मैं 77,000 को डिवाइड बाय 7 कर रहा हूं, तो मैं 77 में मौजूद 70 को भी डिवाइड बाय 7 कर रहा हूं, और 77 में मौजूद 7 को भी डिवाइड बाय, तो 70 तक तो मेरा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कहलाएगा। 70 डिवाइड बाय 7, आंसर इज व्हाट? 10,000। एंड 7 डिवाइड बाय 7, 7,000 डिवाइड बाय 7, आंसर इज व्हाट? 1,000। तो अगर मेरा एसेट एचसीए से अबव ना होता तो मैं अपने एसेट पर 10,000 रुपए की डेप्शन चार्ज कर रहा होता, लेकिन क्योंकि ये एसेट एचसीए से अबव चला गया है, तो इस पर 1,000 रुपए की इंक्रीमेंटल डेप्शन क्या हो रही है? चार्ज हो रही है, जो कि मैंने 1 साल पे कंज्यूम कर लिया, और उसको मुझे ट्रांसफर करना है कहाँ पर? जो सरप्लस है मैंने वो रियलाइज कर लिया है, और उसको मैंने ट्रांसफर करना है रिटेन अर्निंग्स। जरा देखिएगा, जवाब दीजिएगा। तो मैं एक एंट्री पास करूंगा, वो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और इसकी वर्किंग क्या होगी? आज मैं क्या डेप्शन चार्ज कर रहा हूँ? 11,000। अगर मैं रीवैल्यू ना करता तो मैं क्या डेप्शन चार्ज करता? 10,000। डिफरेंस क्या हुआ? 1,000। आज मेरे पास सरप्लस कितना है? 7,000। तो मेरे एसेट की WDV अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से 7,000 से ज्यादा है, और ये 7,000 भी डिवाइड बाय 7 हो रहे हैं, लिहाजा मैं 1,000 की इजाफी डेप्शन चार्ज कर रहा हूँ। जवाब दीजिए। यस। तो एंट्री बनी सरप्लस डेबिट 1,000 से, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 1,000 से। ये रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस है, ये इंक्रीमेंटल डेप्शन है, ये इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर है, इसमें ओसीआई नहीं आएगा। ओसीआई आता है सरप्लस क्रिएट होते वक्त या सरप्लस रिवर्स होते वक्त। ये रिवर्सल ऑफ सरप्लस नहीं है, इट इज रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस, इट इज इंक्रीमेंटल डेप्शन, इट इज इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर। अब बताइए आज हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है? सर आज हमारे बिजनेस की पोजीशन ये है कि मशीन अकाउंट रीवैल्यू होने के बाद उसका बैलेंस 77,000 और उसके कॉन्ट्रा का बैलेंस 11,000 है। तो 77,000 माइनस 11,000, तो आज की डेट पर जो अमाउंट में लेकर गया कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो अमाउंट कितना हुआ? क्विक क्विक 66,000। बेहतरीन। 77,000 एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, और कैरिंग अमाउंट इस पे अपडेट हो गया, और 77,000 पे सब्सिक्वेंटली कितनी डेप्शन चार्ज हुई? 11,000। तो 77,000 माइनस 11,000, आंसर इज व्हाट? 66,000। जवाब दे। तो अब ये आखिरी ट्रांजैक्शन रह गई है, इसको जरा देख लें ताकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूड हो जाए। अब हम पहुंचे यहाँ पर 1 जनवरी 2015, और हम इसको फिर से रिवैल्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितनी भी हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्शन मौजूद है उसको हम रिवर्स कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट, ताकि मशीन अकाउंट अपनी WD पे आ जाए। तो अवेलेबल बैलेंस कितना है? 11,000। 11,000। ये एंट्री बनने से 11,000 का कॉन्ट्रा अक्यूमुलेटेड डेप्शन रिवर्स हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट का बैलेंस अब 0 हो गया, और मशीन अकाउंट का बैलेंस 77 था, जिससे ये कॉन्ट्रा मैच हो गया, नेट ऑफ हो गया। तो अब ये मशीन अकाउंट क्रेडिट होने की बिना पर अब मशीन अकाउंट आ गया अपनी WDV 66,000। अब इस 66,000 को हमने जंप करवाना है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। लेकिन आइए कुछ एनालाइज कर लेते हैं, और ये एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। HCA, अगर हमने एसेट को रिवैल्यू ना किया होता तो 4 साल गुजर गए, ये 5वां साल शुरू है,
तो हमारी बुक्स में एसेट की WDV क्या होती, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होता, 60,000। गुड। आज एसेट का एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है, 66,000। यस और नो? एक्चुअली बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना है, 66,000। यस और नो प्लीज? यस। तो आज हम HCA से, अब देखिए मैजिकल लाइंस काम कर रही हैं, आज हम HCA से कितना अबव हैं, आज हम HCA से कितना अबव हैं, 6,000 से अबव। सही है। तो जब हम आज HCA से 6,000 से अबव है तो हमारे पास सरप्लस का बैलेंस कितना होना चाहिए, 6,000। तो क्या वाकई हमारे पास सरप्लस का बैलेंस 6,000 है? 7,000 से सरप्लस क्रेडिट हुआ था, 1,000 से इंक्रीमेंटल डेबिशन की वजह से वो डेबिट हुआ, 7,000 से क्रेडिट, 1,000 से डेबिट, सरप्लस का बैलेंस कितना बचा, 6,000। एक एक चीज आपको वेरीफाई होगी, ये लाइंस आपको बताएंगी जनाब कि आज आपके पास क्या होना चाहिए। इन लाइंस का इंपेयरमेंट में बड़ा यूज था, इन लाइंस का रीवैल्यूएशन में बड़ा यूज है, और ये वर्किंग है मेरी तरफ से, एग्जाम में करके आओगे तुम वर्किंग ये वाली। ठीक है, अब सही है बस, मैं तो बहुत करीब से बोल रहा हूँ यार इसके। ठीक है, एग्जाम में वर्किंग करके आओगे आप। ठीक है जी, जवाब दीजिए बेटा सब लोग, रिस्पॉन्स प्लीज बेटा। इंशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा जी, अब इस डेट पर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, इस डेट पर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, इस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू है 1,20,000 रुपए। तो यानी कि मुझे फेयर मार्केट वैल्यू पे जम करना है, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू है 1,20,000। मैं खुद कहां पर हूं, 60 पर, 66 पर। मैं खुद हूं 66 पर, और मुझे 66 से 1,20 पर जाना है। तो मुझे कितना अबव जाना है, 54,000। जितना अबव जाऊंगा मैं HCA से और ऊपर ही जा रहा हूं, जमीन से और ऊपर जा रहा हूं, हवाओं में उड़ रहा हूं। जितना हवाओं में उड़ूंगा उतना सरप्लस क्रिएट करता रहूंगा। जमीन से जितना ऊपर उठूंगा, हवाओं में जितना ऊपर जाऊंगा, वो सारा सरप्लस। जमीन से नीचे जितना आऊंगा उतना इम्पेयरमेंट है। जमीन से ऊपर सरप्लस है, जमीन से नीचे इम्पेयरमेंट है। ये जो HCA है ये जमीन है, इस HCA से ऊपर उड़ूंगा, जितना ऊपर उड़ूंगा सरप्लस। इस HCA की लाइन से जितना नीचे आऊंगा उतनी इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी मशीन अकाउंट डेबिट 54,000 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI 54,000। तो जब मैंने मशीन की वैल्यू को 66 में 54 से बढ़ाया तो अब मशीन किस पर आ गई, 1,20,000 पर। और अब मैं जब पहुंचूंगा ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2015, तो मैं एंट्री पास करूंगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और वो एंट्री बनेगी 1,20,000 पर। 1,20,000 रिमेनिंग लाइफ 6 साल। आंसर क्या आएगा बताइए सब लोग, 1,20,000 डिवाइड बाय 6, प्लीज 1,20,000 डिवाइड बाय 6, आंसर क्या आया, 20,000। तो क्या मैं अब भी इंक्रीमेंटल डेप्शन चार्ज कर रहा हूं? अगर मैंने रीवैल्यू ना किया होता मैं 60,000 पर होता,
मैं 60,000 को डिवाइड बाय 6 करता, मेरी पर ईयर डेप्शन 10,000 होती। तो अभी भी मैं 10,000 से इजाफी डेप्शन चार्ज कर रहा हूँ और वो मुझे ट्रांसफर करनी है रिटेन अर्निंग्स में, और उसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, और उसकी वर्किंग क्या होगी। उसकी वर्किंग क्या होगी, मैं डेप्शन चार्ज कर रहा हूँ 20,000 से, और अगर मैं रीवैल्यू ना करता तो मैं डेप्शन चार्ज करता 10,000 से, डिफरेंस क्या आ गया, 10,000 आ गया। मेरे पास सरप्लस कितना पड़ा हुआ, जितना मैं एससीए से अबव, 6 का सरप्लस मेरे पास पहले पड़ा हुआ था, मजीद 54 से सरप्लस और क्रिएट हुआ, तो मेरे पास टोटल सरप्लस कितना है, 60,000। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं 1,20,000 को डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तो मैं इसमें मौजूद इजाफी अमाउंट को भी डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तो 60,000 डिवाइड बाय 6, सरप्लस का बैलेंस जो भी उसको डिवाइड बाय 6 करें तब भी आंसर क्या आएगा, 10,000 ही आएगा। तो यहाँ तक पहुंचकर बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने एक रीवैल्यूएशन के तमाम कॉन्सेप्ट कवर कर लिए और एंट्री वाइज को कवर कर लिया। यहाँ तक कोई मसला हो तो बताइए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, जवाब दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स प्लीज। पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की चाहिए होगी बेटा, और कैलकुलेशन जो साथ साथ परफॉर्म करता रहेगा, दिमाग चलाता रहेगा, वो चल पाएगा साथ साथ। जवाब दें बेटा। कैलकुलेटर यूज करें, दिमाग यूज करें, ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं ना, एक सिनेरियो बना देते हैं आपके लिए, होमवर्क सिनेरियो। केस सेम है, लाइफ लाइफ भी सेम है, सिर्फ क्या कर रहा हूं, सिनेरियो बना रहा हूं, केस 1 एंड केस 2 आप एंट्रीज बनाकर आइएगा। केस 1 केस 2, ठीक है। कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2011, 5 लाख, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यूज 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2014 एंड 1 जनवरी 2015, ठीक है। और अब मैं आपके सामने क्या रखने जा रहा हूँ, यहाँ यूजफुल लाइफ वही है 10 साल, ठीक है। 4.5 क्या कहते हैं इसको, मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने वैल्यूज लिख रहा था, अब मैं यहाँ पर फेयर मार्केट लिख रहा हूँ,
ये मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन बना दिया और ये 2 केसेस आपके सामने बना दिए। इसमें वही 5 साल है, कॉस्ट आपके सामने रख दी, यूजफुल लाइफ वही 10 साल है, आपको 10% डेप्रिशिएट करना है, डिवाइड बाय 10 करना है, बस फेयर मार्केट वैल्यू रख दी आपके सामने। तो क्या आप ये होमवर्क कर लेंगे बेटा सब लोग? लाजमी जवाब दें, क्या ये होमवर्क आप कर लेंगे? रिस्पॉन्स प्लीज बेटा। जी बेटा 2014 में 577,500 क्लियर कर दूं मैं इसको आपको? ठीक है इंशाल्लाह। अभी आप होमवर्क करके आइएगा तो आपको आइडिया होगा आपने कितना सीखा, और फिर इस तरीके से हम आगे इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। और ये 2 अगर आपने केस कर लिए तो आप समझ लें पास पेपर के लिए भी रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज तक इतना ही, इसको स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह, बाकी कल की क्लास में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।